Assalamualaikum dear students, welcome to mechanics lecture number 39. In this lecture we will discuss about inelastic collisions. I am Dr. Pervez Ahmed. So आइए आज के lecture की तरफ चलते हैं. So lecture start करते हैं. The first question that we have about inelastic collision is that normally the people have question in their mind कि what is inelastic collisions. लोगों के जहन में question आता है जब भी कोई topic आती है. तो वो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज एनालास्टिक कोलिजन. एनालास्टिक कोलिजन क्या है या एनालास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है. सो एनालास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती. मिसाल के तौर पर मतलब जो मोमेंटम है इस तरह की कोलिजन में मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट रहती है. मतलब जो मोमेंटम की वैल्यू होती है बिफोर द कोलिजन आफ्टर कोलिजन वो सेम रहती है. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, उसमें चेंज आता है. सो सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट टू थर्मल और पोटेंशियल एनर्जी. आई मीन जब हम लॉस की बात करते हैं या नॉट कंजर्व की बात करते हैं उसका मतलब है कि कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडीज की वो कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? वो तो थर्मल एनर्जी है. मतलब या तो बॉडी जब आपस में टकराती है तो उसके नतीजे में या तो हीट पैदा हो जाती है, उसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट बीन कन्वर्टेड इनटू हीट, या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. या मतलब ये है कि बॉडीज आफ्टर द कोलिजन they are being raised to certain points or they are being compressed to a certain point, just because of which we say that it absorb or it retains the potential energy. So kinetic energy मतलब ये है कि इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि काइनेटिक एनर्जी में आल्सो बी गेन एंड द एक्सप्लोजन. मतलब न सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है नॉट कंजर्व का मतलब ये है कि मकदार कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. मतलब उसमें इंक्रीज भी आ सकती है, उसमें डिक्रीज भी आ सकती है. सो जो इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब है कि सम अदर फॉर्म जो काइनेटिक एनर्जी है वो सम अदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी. या ये भी पॉसिबल है कि जब बॉडीज आपस में टकराएंगे तो सम अदर फॉर्म की वजह से बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ पॉसिबल दैट द काइनेटिक एनर्जी मे बी इंक्रीज. सो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है. So that's why we are saying that kinetic energy will not remain conserved. कि kinetic energy की वैल्यू जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. So a complete inelastic collision is one in which the object stick together after. So there is only one final velocity. अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है कंप्लीट एनालास्टिक कोलिजन. सो कंप्लीट एनालास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है? कंप्लीट एनालास्टिक कोलिजन हमारे पास वो एनालास्टिक कोलिजन है जिसमें टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं. और वो ऐसे बिहेव करते हैं जिस तरह कि वो एक सिंगल बॉडी हो और फिर आगे वो एक ही वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है. तो इस तरह के कोलिजन्स को हम कहते हैं कंप्लीट एनालास्टिक कोलिजन. मतलब बॉडी टकराने के बाद या कोलिजन के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं और एक ही वेलोसिटी, एक ही फाइनल वेलोसिटी के साथ वो फिर मूव करते हैं. सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व फॉर इलास्टिक कोलिजन ओनली. मतलब ये बात हमने पहले भी दोहराई थी और ये बात हम अभी भी कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स के लिए ही कंजर्व रहेगी. जबकि इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ द कोलिजन्स in which kinetic energy is not conserved, and in simple what we say that it is a kind of collision which is not or which are not elastic. या आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो कोलिजन्स है जो कि इलास्टिक नहीं है. इलास्टिक नहीं है का मतलब है कि इस फॉर्म ऑफ कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती. और ये हमारा बेसिक क्वेश्चन भी है कि नॉर्मली द पीपल आस्क क्वेश्चंस is kinetic energy conserved for inelastic collisions? So our answer is a big no कि no, kinetic energy inelastic collisions में conserve नहीं रहती. फिर क्वेश्चन आता है कि is momentum conserved for inelastic collisions? कि क्या inelastic collision के लिए momentum conserve या constant रहती है? So the question answer is yes, momentum conserve, momentum irrespective
whether the collision is elastic or inelastic. In both the cases, the momentum remain conserved. So our rule number one, momentum is always conserved in a collision, irrespective कि वो हमारे पास elastic collision है या inelastic collision है, दोनों condition में हमारे पास जो momentum है वो conserve रहती है. So special case हमारे पास जो है वो ये है कि completely inelastic collisions, completely inelastic collision जिस तरह हमने पहले स्लाइड पे बात की थी कि ये वो inelastic collision है जिसमें दो bodies collision के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं और फिर एक ही फाइनल वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व फॉर दिस, मतलब ये जो कोलिजन है इवन जो स्पेशल केस है इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कंजर्व नहीं रहती. एक एग्जांपल है हमारे पास, जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर. इस फिगर में या इस फोटो में आपको नज़र आ रहा है एंड दैट वी कॉल बैलिस्टिक पेंडुलम. ठीक है, ये हमारे पास बैलिस्टिक पेंडुलम है. So what we have in a ballistic pendulum, the ballistic pendulum is a device used to measure the speed of projectile. ठीक है, ballistic pendulum basically हमारे पास एक डिवाइस होता है जो कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड को मेजर करने के लिए यूटिलाइज होता है. और जो प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल हमारे पास है वो क्या है, सच एज बुलेट. ठीक है, सो हाउ वी डिफाइन a ballistic pendulum. So the ballistic pendulum is a device used to measure speed of the projectile, such as bullet. ठीक है, so a projectile, just like you can see it here in this particular figure, a projectile mass m is fired into a large block which has a mass m, just like you can see it here. ठीक है, which is suspending like a pendulum. ये बड़ा mass है जो कि पेंडुलम की तरह इसको सस्पेंड किया गया है. ठीक है, एक सहारे के साथ इसको अवेजा किया गया है. ठीक है, सो आफ्टर द कोलिजन द पेंडुलम एंड द प्रोजेक्टाइल स्विंग अप टू अ मैक्सिमम हाइट. ये पर एक बुलेट आती है, इसके साथ टकराती है. सो टकराने के बाद ये जो मैस है ये पेंडुलम की तरह वो स्विंग करता है. ठीक है, अप टू अ मैक्सिमम हाइट, एक मैक्सिमम हाइट तक वो ये स्विंग करता है, जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर एंड दिस पर्टिकुलर फिगर. सो आपने देखा यहाँ पर बुलेट आती है और बॉडी के अंदर वो क्या कर जाती है, बिल्कुल स्टिक कर जाती है. सो पेंडुलम स्टार्ट इट्स मोशंस. पेंडुलम जो है masses दोनों कंबाइन हो जाती है एंड देन दे मूव विद द सेम वेलोसिटी, सेम फाइनल वेलोसिटी that we call v dash. And here you can see that it's been raised to a height, it's been swung to a height h. ये h यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. So now what actually we want you to calculate, an example is already given inside the book. ठीक है, example book के अंदर given है और आपसे जो कहा जाता है कि you have to understand this example and by utilizing your knowledge you need to find the relation between the initial horizontal speed of the projectile, that is v, एंड द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, कि आपने जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है प्रोजेक्टाइल की उसको फाइंड आउट करना है और जो मैक्सिमम हाइट h है उसको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर मतलब अगेंस्ट you have to do a problem, a similar like problem that like say example number 7.10, जिस तरह की ये प्रॉब्लम है 7.10 बिल्कुल उसी तरह बुक के अंदर है प्रॉब्लम नंबर 32 एंड प्रॉब्लम नंबर 33, that is related with the inelastic collisions. And the condition is the same कि यहाँ पर देखें before the collision we have these conditions. We have a bullet of mass m which is traveling towards the pendulum which has a mass capital M, and this bullet has a velocity v. So this is approaching to this mass. So after that it's been hit. So you know that in previous conditions that what we have, the bullet stuck in the mass, and after that we have a single mass that move with a certain velocity that we call v dash. ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है सेंटर ऑफ मास से ये है r के बराबर. ठीक है, और ये जो मिडल ऑफ द रूफ है या मिडल ऑफ द स्ट्रिंग है दैट इज गिवन बाय l माइनस h के बराबर है. ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है. अच्छा, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन है बिफोर द कोलिजन. और जब कोलिजन हो जाता है सो यू नो दैट वी हैव अ सिंगल मास दैट इज द बुलेट स्टक इन द ब्लॉक
are in the pendulum. So we have the mass, that is capital M plus small m, and then the block move with the velocity that we call v dash, and it swung, that you can see it here in this particular figure. So now the height, the initial height that we denoted by L, here again we have the same L, but when start moving, so इस लेंथ के साथ जब चेंज आ जाती है, या हम कहते हैं कि बॉल एक हाइट्स तक, या जो पेंडुलम एक हाइट तक जाता है, सो व्हेन इट्स बीन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट एच, सो देन ये जो टोटल लेंथ है उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि दैट इज बी इक्वल टू एल माइनस एच। और जो फाइनल वेलोसिटी है, बुलेट सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जब ये पहुंच जाती है, सो वहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दोनों कंडीशन है बैलिस्टिक पेंडुलम की, before and after. So momentum conservations, just like you can see it here, mv before the collision is equal to m plus capital M's whole multiplied by v dash. So mechanical energy हमारे पास है half into m small m, the mass of the bullet plus mass of the pendulum, n2 v dash square, that is equal to uh, the potential energy small m plus capital M whole multiply by GH। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, यू कैन गेट द वेलोसिटी यहाँ पर आसानी के साथ योर नॉलेज ऑफ द अलजेब्रा, बाय यूटिलाइजिंग दैट नॉलेज ऑफ द अलजेब्रा you can easily calculate the velocity from these relations. यहाँ पर हमारे पास real relations है. So first you have to find you have to find the velocity v dash from these equations. ठीक है, और फिर यही वैल्यू आपने इस इक्वेशंस के अंदर पुट करनी है. सो मतलब आपने फिर आपके पास जो वैल्यू निकल आएगी v की, सो दैट्स इक्वल टू दिस मच. या सिंपली आपने ये करना है कि इस इक्वेशन से v डैश की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर पुट करनी है, और फिर मतलब आप यहाँ से v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव हियर द वैल्यू ऑफ द v इज गिवन बाय this relation. So that's how you can calculate the value of velocity. ठीक है, फिर एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, just like a similar that for the previous one. So we have a bullet with a certain mass hits and is embedded in a block. ठीक है, एक बुलेट आती है एक बॉल के साथ और उसके अंदर चिपक जाती है. ब्लॉक की जो मास है दैट इज इक्वल टू 1.35 kg. फ्रैक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन जो है उसकी जो कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 0.25. moves a distance that is equal to 9.5 meter before stopping. So you need to find v of the bullet, it's before hit the blocks. ठीक है, इन मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम. ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स है. हमने क्या करना है कि हमने बुलेट की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है बिफोर हिट्स द ब्लॉक, ब्लॉक को हिट करने से पहले. तो यहाँ पर मल्टी स्टेप प्रॉब्लम है. यू आल्सो नीड टू कैलकुलेट फाइंड v दैट कैपिटल V यूजिंग द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विद द फ्रैक्शंस. ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में find v small, that is speed of the bullet, by using momentum conservations. But to find capital V, first we need to find the fraction coefficients. So fraction coefficient को आपने इसी इक्वेशन से वो फाइंड आउट करना है और फिर मजीद स्टेप मतलब एज यूजुअल आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर फ्रैक्शन कोएफिशिएंट यू नो दैट कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू द फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल फोर्स. अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें. नॉर्मल फोर्स हम कहते हैं कि टोटल वेट के बराबर है. यहाँ पर आप टोटल वेट पुट करते हो दैट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय g. ठीक है, सो सेकंड फिर क्या ये कोएफिशिएंट जो फ्रैक्शन फोर्स है वो आपके पास निकल आएगा. देन यू हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल which is given by this relation, that is the work done by the fraction force is equal to minus the fraction force multiplied by the distance. आप वैल्यूज पुट करते हो यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में आप वैल्यूज पुट करते हो. सो यू गेट द रिलेशन लाइक दिस, दिस इज द रिलेशंस, and from this relation you can simply find out the value of capital V. ठीक है, कैपिटल V की वैल्यूज आप निकाल सकते हो. मतलब इसमें आप वैल्यूज जो गिवन वैल्यूज है आप उसको पुट करके मतलब वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं.
यहाँ पर जिस तरह प्रॉब्लम में गिवन है कि स्टॉप इन ए डिस्टेंस डी हमारे पास है 9.5 मीटर। सो आप फुट करते हो, अब वैल्यूज पुट करते हो। सो आसानी के साथ जब आप फुटिंग करते हो, ये वैल्यूज पुट करते हो, सो यू गेट द वैल्यूज ऑफ वी दैट इज इक्वल टू 6.82 मीटर पर सेकेंड। फिर आखिरी केस में, केस नंबर 3 में, यू नीड टू फाइंड द मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन इस पर्टिकुलर केस में जो बेलास्टिक पेंडुलम है, इट्स गिवन बाय द रिलेशंस दैट वी स्पेसिफाई द प्रीवियस स्लाइड। सो यहाँ पर सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे, सो हियर यू कैन सी दैट वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 375 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड निकल आएगी, बुलेट स्पीड दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस रिलेशन दैट इज स्मॉलर वी से कैपिटल एम इस साइड पे आ जाएगा, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। जब आप वैल्यूज पुट करोगे, कैपिटल वैल्यू वी की वैल्यू हमारे पास ये है, कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू गिवन है। सो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो स्पीड की वैल्यू, जो बुलेट की स्पीड है वो आपके पास निकल आएगी दैट इज़ 375 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास बुलेट की स्पीड है। सो कोलिजन इन 2 और 3 डायमेंशंस, बिल्कुल इसी तरह मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर हमारे पास कोलिजन 2 या 3 डायमेंशन में हो। So conservation of energy momentum can also be used to analyze collisions and 2 or 3 dimensions, but unless the situation is very simple, the math quickly becomes unwieldy. ठीक है? So what actually you need to do here, a moving object collide with an object initially at rest. मतलब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, वो एक बॉडी के साथ टकराता है जो कि क्या है, जो रेस्ट पे पड़ा है। जब बॉडी इसके साथ टकराती है, बोथ ऑफ द बॉडीज दे आर बीन डिस्पर्स थ्रू अ सर्टेन एंगल थीटा। और थीटा दोनों क्या है, दोनों थीटा वो बराबर है, दैट इज थीटा डैश ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड थीटा बी डैश इज इक्वल टू -45 डिग्री। मतलब ये 45 एंगल्स पे दोनों बॉडीज वो डिस्पर्स हो जाते हैं। So knowing the masses and the initial velocity is not enough. We need to know the angles as well in order to find the final velocity. मतलब ये condition हमने utilize करके ये जो चीज़ें हैं उनको find out करना है। So elastic collision in 2 dimensions. So for elastic collision in 2 dimensions, you have to utilize the physical principle. I mean the same as in 1 dimension. कि जिस तरह हमने 1 dimension में physical principle को utilize किया है, उन ही प्रिंसिपल्स को हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन में यूटिलाइज करेंगे फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वेक्टर मोमेंटम्स। ठीक है, वो हमारे पास गिवन है कि मोमेंटम्स of the bodies before the collision should be equal to the momentum of the bodies after the collisions along the x-axis. Similarly, momentums of the object before the collision and after the collisions along the y-axis. ठीक है, and similarly you have to do that for the conservation of the energies, and for that you have to put the values before and after the collision for both the bodies. At the end you will get the solution. I mean the procedure is exactly the same as we done for the problem or for the object in 1 dimension. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.